हेलो आईटी फैमिली। स्वागत है आपका सैड्स ऑफ स्टोरी टेलर में। सो के उठा हूँ, सोचा थोड़ा सा वक्त है, नाश्ता नहीं बनाने का मन है, डायरेक्ट ऑफिस जाना है, तो इस थोड़े से वक्त में एक दो चैप्टर तो पढ़ ही सकता हूँ। तो चलिए एपिसोड 4 की ओर। रिवाना दरवाजे की घंटी की आवाज़ से जागी। उसने चारों ओर घूमकर देखा, वो अपने कमरे में थी। उससे सबसे पहले गाड़ी में अपना बैठा होना याद आया। फिर उसे याद आया कि कैसे अजनबी के आधे घंटे का मैसेज करने के बाद भी मैसेज उस नंबर पे डिलीवर नहीं हुआ था। फिर उसे याद आया कि वो फ्लैट में लौटी तो डैनी और को नित्या का बुखार थर्मामीटर लगाकर नापते हुए देखा था। रिवाना ने किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी और अपने कमरे में चली गई थी। खैर, रिवाना उठी और अपने बालों का हल्का जूड़ा बनाते हुए कमरे के दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गई। ज़मीन पर दूध के 2 पैकेट पड़े हुए थे। उसने पैकेट उठाए और मैन दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर उसकी निगाहें डैनी पर पड़ी जो सोफे पर सो रहा था। डैनी की गोद में नित्या का सिर था और नित्या भी सो रही थी। दोनों के इस तरह नज़दीक होने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर उंगली उठाया जा सके, लेकिन न जाने क्यों रिवाना एकदम परेशान हो गई। वो दोनों को उठाना चाहती थी, लेकिन वो सोचती रही कि डैनी ने नित्या को इस तरह अपने गोद में कैसे सुला लिया। रिवाना जानती थी कि नित्या और डैनी बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन नित्या डैनी की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। दोनों में अंतर तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। रिवाना ने सोचा कि दोनों उठाने से खुद को रोक दिया। क्या एक लड़के के बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ एक ही घर में उसके साथ रह सकते हैं? इस सवाल ने रिवाना के मन को चैन को थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया था। इसलिए रिवाना ने कुछ और मिनट सोने का फैसला बजाय नहाने का फैसला किया। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि नित्या अपने लिए चाय बना रही है, जबकि डैनी फ़ोन पर है। जब फ़ोन पर उसकी बातचीत ख़त्म हो गई तो डैनी रिवाना के पीछे पीछे बेडरूम में चला आया। एक फ़िल्म के लिए आज इम्पॉर्टेंट ऑडिशन है, डैनी ने ये कहते हुए रिवाना को पीछे से मनाने की कोशिश में गले लगा लिया। रिवाना बीती रात की बेरुखी के बारे में सोच रही थी। उस वक्त की बेरुखी और इस वक्त का रुख। इतना जल्दी कोई कैसे रंग बदल ले और इतनी जल्दी कैसे कोई मूड बदल ले, वो भी बिना किसी माफ़ीनामे के। मुझे लगा कि नित्या के सोने के बाद तुम कमरे में लौट आओगे, रिवाना ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, ऐसा कि जैसे इस वक्त की नज़दीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। डैनी ने रिवाना को ऐसा देखा जैसे वो किसी और जवाब की उम्मीद कर रहा था। मुझे नींद आ गई थी। क्यों पूछ रही हो? क्या एक माफ़ी की उम्मीद करके रिवाना कुछ गलत कर रही थी? जाने दो, रिवाना ने कहा। तुम्हारा ऑडिशन कब है? वो चाहते हैं कि मैं सुबह ही आ जाऊं, लेकिन मैंने शाम के लिए ऑडिशन को रिस्केड्यूल कराया है। क्यों, सुबह में कोई और ऑडिशन है? नहीं, लेकिन मुझे नित्या के वो डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, उसको अभी भी बुखार है। रिवाना ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर डैनी की ओर पीठ घुमाते हुए कहा, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाऊंगी, तुम ऑडिशन के लिए जाओ। डैनी ने फिर से रिवाना को अपनी बाहों में घेरे लेके कहा, आई लव यू। मी टू, रिवाना ने कहा और डैनी तुरंत डैनी के हाथ से खुद को आज़ाद कर लिया। सिर्फ उसे मालूम था कि नित्या को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहने के पीछे की वजह उसकी अपनी असुरक्षा की भावना थी। पहले का ख़राब तजुर्बा ही था कि अब डैनी पर यकीन करना मुश्किल था। एकांश की वजह से रिवाना को हमेशा से ये लगता रहा था कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में दूसरी लड़की का होना रिश्ते की बर्बादी करता है। वो लड़की तुम्हारे पार्टनर के जितने करीब हो, तुम्हारे रिश्ते के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगी। डैनी को नित्या ने पटाया या डैनी ही हो नित्या के पैर में पड़ गया? ये सवाल मायने नहीं रखता था, क्योंकि दोनों हालातों में नतीजा एक ही होना था। लेकिन ये भी सच है कि अगर एक और धोखा हुआ तो रिवाना किसी और पर यकीन नहीं कर पाएगी।
लोग समझते नहीं है शायद, लेकिन दिल का टूटना वो तकलीफ़ है जो धीरे धीरे एक बीमारी में तब्दील हो जाता है। रिवाना ने खुद से वादा किया कि वो कम से कम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी कि एकांश और उसके बीच में जो हुआ वो डैनी और उसके बीच ना हो, और इसलिए रिवाना ने तय किया कि वो नित्या को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। डैनी ने रिवाना और नित्या को डॉक्टर के यहाँ छोड़ दिया और फिर ऑडिशन के लिए चला गया। चेकअप में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। डॉक्टर के पास से निकलते ही रिवाना ने एक कैब बुलाई। जब तक कैब आती, नित्या ने रिवाना को ऑफिस जाने के लिए राज़ी कर लिया और अकेले घर चली गई। ऑफिस पहुंचते ही रिवाना की टीम लीड ने उसे ऐसे बात बताई जिससे रिवाना खुद से पागल हो गई। हमारे 2 टीम मेंबर्स के लिए एक अनाउंसमेंट ऑन साइट मौका है और मैं तुम्हारा नाम फॉरवर्ड करने वाला हूँ, यानी कि मैं लंदन जाऊँगी। हाँ, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम 2 सालों के लिए लंदन में काम करोगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच। रिवाना वाकई बहुत खुश थी। उसने प्रोजेक्ट का बहुत मेहनत की थी और अब उसे इस मेहनत का नतीजा मिलने वाला था। उसने तुरंत डैनी को फ़ोन किया, लेकिन डैनी ने फ़ोन नहीं उठाया और उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, जो ये खबर सुनकर उतनी ही खुश हुई। रिवाना जानती थी कि उसकी माँ अपने सारे दूर की नज़दीक के रिश्तेदार को तुरंत खबर दे देगी। आखिर रिवाना अपने परिवार में अपने काम के लिए विदेश जाने वाली पहली लड़की थी, जो बाकी लड़कियां तो अपने पतियों के साथ डिपेंडेंट वीज़ा पर जाया करती थी। अपनी माँ के फ़ोन रखने के कुछ मिनट बाद ही रिवाना के पास डैनी का फ़ोन आया। सॉरी बेबी, मैं गाड़ी चला रहा था। कोई बात नहीं, मुझे भी यही लगा था। रिवाना डैनी को ये खुशखबरी देने ही वाली थी कि उसे डैनी की आवाज़ सुनाई दी। मैं घर आ गया हूँ। हाँ, क्यों? रिवाना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफिस में कुछ दिक्कत आ गई थी। ऑडिशन अब शायद कल होगा। तो मैं घर पर ही हूँ अभी। ओह अच्छा। रिवाना फिर से अपने ख्याल में गुम हो गई। डैनी घर पर था, नित्या की वजह से। तुमने मुझे फ़ोन किया था ना? डैनी ने कहा। हाँ, बस वैसे ही। वो क्या, हम बाद में बात करते हैं। मुझे नित्या को दवा देनी है। हाँ बिल्कुल, बाय। रिवाना ने कहा और कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर लगातार तनाव था। शरीर से तो वो ऑफिस में था ही, बट लेकिन उसका मन उसका फ्लैट में था, ये सोचते हुए कि नित्या और डैनी क्या कर रहे होंगे। उसने आधे घंटे के बाद डैनी को फिर फ़ोन किया। हाय, क्या चल रहा है? डैनी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम क्या कर रहे हो? सेव कर रहा था। और नित्या? सो रही है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। ओके। क्या नित्या वाकई सो रही थी? रिवाना ने फ़ोन काट दिया। उसे डैनी पर शक करते हुए बुरा भी लग रहा था। वो वापस काम पर चली गई, लेकिन काम में मन नहीं लग सका। एक बेचैनी उसे घेरे हुए थी। ध्यान बटाने के लिए वो बार बार पानी पी रही थी, लेकिन उसका ध्यान वापस नित्या और डैनी पर जाकर अटक रहा था। उसने 20 मिनट बाद फिर डैनी को फ़ोन किया। उसके तुरंत बाद फिर किया और फिर एक बार फ़ोन किया। आज क्या हो गया है तुमको? ऑफिस में काम नहीं है क्या? 1.5 घंटे में 5 बार फ़ोन कर चुकी हो। उठाने के बाद डैनी ने पूछा। क्यों, तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ? नहीं हूँ। क्या? अगर कोई काम नहीं है वहाँ तो तुम घर पर होना चाहिए, डैनी ने हंसते हुए कहा। नित्या क्या कर रही है? नहा रही है। अच्छा, सुनो। थैंक्स, डैनी ने कहा। किस बात के लिए? नित्या की इतनी फिक्र करने के लिए। मैं जानता हूँ कि उसके यहाँ लाने से पहले मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन जिस तरह तुम पूरे हालात को संभाल रही हो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है वो देखकर। रिवाना को लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। उसने अपने गले की थूक निकला और फिर अपने क्यूबिकल में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे दिखावा किया जैसे डैनी ने जो भी उससे कहा उसने सुना नहीं। सुन रही हो ना? डैनी ने पूछा। हाँ, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, टीम लीड बुला रहा है। बाय। रिवाना ने फ़ोन रख दिया और फिर खुद को वादा किया कि अब डैनी को फ़ोन नहीं करेगी। वो घर जाने की तैयारी कर रही थी कि श्रीधर ने उससे आकर कहा वो अपना पासपोर्ट तैयार रखे। ठीक है, जैसे ही पासपोर्ट बन जाएगा मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगी। वो डैनी को ये खबर देने को बेताब थी और जैसे ही वो घर पहुंची उसने डैनी को ये बताया। डैनी भी बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, डैनी ने उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहा। रिवाना को तब समझ में आया कि वो एक बात तो सोचना भूल ही गई।
उस बात का ख्याल आते ही रिवाना को घबराहट होने लगी। अगर उसके लंदन शिफ्ट होने के बाद डैनी और नित्या हमेशा के लिए साथ रहने लगे तो तुम मेरे साथ चलो ना, रिवाना ने कहा और तुरंत उसे समझ में आ गया कि यह कहकर उसने बेवकूफ़ी की थी। डैनी ने उसे थोड़ा सा दूर करते हुए उसकी ओर देखा। काश ऐसा हो पाता। रिवाना किसी तरह मुस्कुराई। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? नित्या अचानक कमरे में चली आई थी। डैनी और रिवाना ने देखकर घूमा कि नित्या दरवाजे से टिक कर खड़ी है। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नित्या ने रिवाना की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे गैर हाजिरी में मैं डैनी का पूरा ख्याल रखूंगी। नित्या रिवाना की ओर देखकर मुस्कुराई। रिवाना ने नित्या की ये मुस्कान जहरीली तीर की तरह जा लगी। रिवाना उस रात सो नहीं पाई। उसके बगल में डैनी आराम से सो रहा था। जिससे एक रिश्ते ने उसे कुछ ही महीने पहले आज़ादी का पहला स्वाद दिया था, वही रिश्ता उसे करियर के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था। रिवाना लंदन चली जाएगी और नित्या डैनी के दोस्त प्यार में तब्दील हो जाएगी। इसका डर रिवाना को सता रहा था और दोनों के बीच प्यार हो गया तो रिवाना कुछ भी कर नहीं पाएगी। फिर उसका दोस्त देगी वो डैनी को या खुद को। रिवाना किससे इस बारे में बात करना चाहती थी? उसने अपने फ़ोन पर मैसेज देखा। अजनबी का भेजा हुआ उसका मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। क्या वो हमेशा के लिए उसके ज़िंदगी से चला गया? वो उसकी ज़िंदगी में आया ही क्यों था? या चौधरी की हाकिर इतनी अहम क्यों थी उसके लिए? उसने इसे दरवाजे की घंटी बना रखा था। क्या उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा? डैनी और नित्या के बारे में सोचना और फिर अजनबी और हिया का ख्याल रिवाना के दिमाग में एकदम गड़बड़ होने लगा। एकदम हताश होकर रिवाना ने एक दिन पहले अजनबी को भेजे हुए मैसेज को उन सारे नंबरों पर भेज दिया जिसने उसे अजनबी नाम से सेव कर रखे थे। फिर आंखें बंद करके सोचने लगी। वो कभी भी करियर को लेकर इतनी जुनूनी नहीं रही। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसे जी जान से प्यार करे, और अब जब उसे प्यार करने वाला मिल गया है तो वो उसे 2 साल के लिए लंदन जाने का ख़तरा मोल लेना चाहिए था। सुबह 4 बजे वो बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन लिया। उसने अपने टीम लीड को एक मैसेज भेजा। हाय श्रीधर, इतने देर से मैसेज करने के लिए सॉरी। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की है। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 महीने तक मेरा पासपोर्ट बन जाएगा। मुझे इस बार ये मौका हाथ से जाने देना होगा। सॉरी। इस मैसेज को भेजने के बाद उसने अजनबी के सारे मैसेज चेक किए। कोई भी मैसेज अब तक डिलीवर नहीं हुआ था। चैप्टर 5। अपने ऑफिस से वापस लौटते हुए रिवाना गली के मोड़ पर ऑटो से उतर गई और अपने बिल्डिंग की गली में जाने लगी। गली में चलते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि गली कुछ ज़्यादा ही शांत थी। आसपास की दुकानें बंद थी और स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि गली के कुत्ते भी आसपास मंडरा रहे थे। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा। 7:30 बज रहा था। वो सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ है यहाँ, और आगे बढ़ती रही। गली के आखिरी मोड़ पर पहुँचते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वापस उसी जगह पहुँच गई जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। ये कैसे मुमकिन था? उसे अब डर लगने लगा था और वो दौड़ने लगी थी। वो एक मोड़ से दूसरी मोड़ तक दौड़ती जा रही थी, लेकिन हर बार वापस उसी जगह पर पहुँच रही थी। रिवाना को अपनी बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर अब भी पसीना था। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने को कोई नहीं था। एक बार फिर दूसरे मोड़ की ओर दौड़ी, इस उम्मीद में कि उसे बिल्डिंग का गेट इस बार पक्का दिख जाएगा। उसे अचानक दिखाई दिया कि एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधे एक गट्टर में गिर रही थी। उस गट्टर से एक हाथ निकाला और एक हाथ से आवाज़ निकली, मेरी मदद करो रिवाना, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। रिवाना ने आवाज़ नहीं पहचानी। वो किसी तरह डगमगाते हुए कदमों से उस गट्टर के पास पहुंची। झांककर उसने देखा गट्टर में बंद लड़की वहीं है। जैसे ही रिवाना ने थोड़ा और झांका, भीतर से झांकती हुई उसने अपनी ही शक्ल का खौफनाक रूप में तब्दील हुई और चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रिवाना, मैं नहीं छोड़ूंगी। रिवाना की आंखें अचानक खुल गई। बहुत दिनों बाद उसने एक खराब सपना देखा था। पिछले वीकेंड कोलकाता से वापस आने के बाद रिवाना को वैसे भी रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसे याद नहीं था कि उस रात अचानक उसे नींद कहाँ से आ गई। उसने अपने बगल में रखी बोतल से जल्दी से पानी पिया। ऐसे को 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर किया और आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करने लगी। उसका दिमाग वापस नित्या और डैनी को लेकर खुराफाती ख्याल बुनने लगा, जैसे कि उसके दिमाग के पास कोई और काम नहीं है।
वो इतनी आशंकित क्यों रहने लगी थी? उसे मालूम था कि नित्या के लिए डैनी उसे छोड़ दे उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ये ख्याल उसे अभी भी परेशान कर रही थी। रिवाना उठकर बैठ गई। डैनी आराम से उसके बगल में सो रहा था। रिवाना ने उसके बाल सहलाए। डैनी बिल्कुल नहीं हिला। उनकी प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। रिवाना जानती थी कि उसे डैनी के लिए अपने पेरेंट्स को राजी करना बाकी था अभी, लेकिन उसकी परेशानी की जड़ उसे के भीतर कहीं थी, जैसे रिवाना किसी भी तरीके से उखाड़ नहीं पा रही थी। डैनी के शांत चेहरे को देखकर रिवाना को लगा कि उसकी सिसकी निकल पड़ेगी अगर डैनी उसके खुद को तुरंत अलग नहीं किया होता तो वो रो ही नहीं पड़ती। रिवाना बिस्तर से उठी और सुबह की हवा अपने सांसों में भरने के इरादे से उसने पर्दे हटा दिए। नीचे फुटपाथ पर उसे जॉगिंग करते हुए लोग नजर आए। अचानक उसने अपना ट्रैक सूट पहना, जूते डाले, बालों को जूड़ा बनाया और खुद को एक बार शीशे में देखा। यह वही ट्रैक सूट था जिसे पहनकर वो डैनी को पटाने के लिए जिम जाया करती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई। चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी थी। उसे अचानक इशिता की याद आ गई। मुंबई में डैनी के अलावा कोई और उसका अपना था तो वो थी इशिता, लेकिन इशिता अपनी नई नौकरी के लिए गुड़गांव शिफ्ट कर गई थी। अब उनकी दोस्ती एक दूसरे के फेसबुक अपडेट पर लाइक और कमेंट करने तक ही सीमित रह गई थी। शाम सड़क पर दौड़ते हुए उसे सुबह की हवा अमृत की तरह महसूस हो रही थी। जॉगिंग करते हुए कम से कम उसका ख्याल उस जहर से अलग हो गया था जो दिन रात उसके दिमागों में इन दिनों घुलता रहा। रिवाना ने एक लड़की को अपनी ओर दौड़कर आते देखा, अपनी रफ्तार धीमी कर ली। उस लड़की ने ट्रैक सूट पहन रखा था। जिस तरह वो उसकी ओर वापस दौड़ी चली आ रही थी, उसे लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है। रिवाना रुककर उस लड़की के पास आने का इंतजार करती रही। वो लड़की रिवाना के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। दीदी प्लीज़ मेरी मदद करो, लड़की ने हाँफते हुए कहा। रिलैक्स, क्या हुआ? मेरा एक जॉब इंटरव्यू है और मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए मैं घर से निकली गई थी, लेकिन ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। उस लड़की ने गली के आखिरी मोड़ की ओर देखा जहाँ एक बाइक पर दो लड़के उसका पीछा करते हुए घुस रहे थे। रिवाना ने आसपास देखा। उसे एक ऑटो दिखाई दिया। जल्दी करो, रिवाना ने लड़की की बात थामी। ऑटो को रुकते ही उसे खींचकर बिठा लिया। ड्राइवर ने दोनों की ओर देखा। पुलिस स्टेशन चलो जल्दी, रिवाना ने कहा। ऑटो वाले ने तुरंत यू टर्न लिया, ऑटो तेज कर दिया। रिवाना ने झाँक कर देखा। बाइक वाले लड़के और करीब आने लगे थे और पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उन्हें पकड़ भी लेते शायद। तुम्हारे बैग में क्या है? रिवाना ने उस लड़की से पूछा। लड़की ने खोलकर अपना बैग दिखाया। उसमें एक टिफ़िन बॉक्स, एक फाइल, डिओड्रेंट, कॉस्मेटिक्स के कुछ सामान थे, एक कंघी और एक छाता थी। रिवाना ने छाता निकाला और बिना छाते खोले उस डंडी को नीचे खींच दी। इस बार उसने झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लड़के ऑटो के साथ साथ चल रहे थे। ऑटो वाले ने उन लड़कों को बदतमीजी ना करने के लिए कहा तो दोनों ने ऑटो वालों को बद्दी गालियाँ देने शुरू कर दी। पीछे बैठे लड़की ने चिल्लाकर कहा। अब तो एक नहीं बल्कि दो लड़कियां थी, एक उसके लिए और एक उसके दोस्त के लिए। दोनों बहुत गंदे तरीके से हंसने लगे। ऑटो वाले ने बाइक से अलग हटने की कोशिश की, लेकिन रिवाना ने ड्राइवर से एक बार और ऑटो को बाइक के नज़दीक ले जाने को कहा। बाइक के नज़दीक पहुंचते ही रिवाना उन लड़कों की ओर देखकर मुस्कुराई। दोनों लड़के हैरान और उसकी ओर देखने लगे। इससे पहले कि उन्हें कुछ होश आता, रिवाना ने छतरी बाइक के पिछले वाले चक्के के भीतर घुसा दिया। छाता तो टूट गया, लेकिन बाइक का संतुलन भी बिगड़ गया और दोनों लड़के सड़क पर आ गिरे। ऑटो वाले ने ऑटो तेज कर लिया और लड़के पीछे से गालियाँ देते रह गए। थैंक यू दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी? उस लड़की ने पूछा। उसकी आवाज़ में राहत थी। रिवाना के हाथ को तेज झटका लगा था, लेकिन गंभीर चोट नहीं लगी थी। डर के ही अपने मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं। कभी भी ऐसे लफंगों से मत डरना, हमारे डर की वजह से उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, रिवाना ने कहा। ये कहते हुए रिवाना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक बार अजनबी ने भी ऐसा ही कोई एक बात रिवाना को सफ़ेद रुमाल पर कढ़ाई करके भेजा था। मुझे हमेशा ये बात याद रहेगी, लड़की ने कहा। रिवाना अगले ट्रैफिक सिग्नल पर उतर गई और ऑटो वाले से लड़के को उसके मंजिल तक पहुंचा देने को कहा। वो अपने अपार्टमेंट तक जॉगिंग करते हुए गई। वापस लौटते हुए उसने देखा कि कुछ लोग उन बाइक वाले लड़कों को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ और देखने या कहने के लिए रुकी नहीं। अगली बार से किसी लड़की को परेशान करने से
पहले कई बार सोचेंगे, रिवाना ने सोचा और जॉगिंग करते हुए आगे निकल गई। अपने अपार्टमेंट पर आते हुए उसे ख्याल आया कि ऐसे कुछ 2 साल पहले उसके साथ हुआ था, तो वो कभी उस लड़की की उस तरह मदद नहीं कर पाती जैसे आज उसने सुबह की। ये हिम्मत, ये भरोसा सब पिछले साल से ही आया है, बल्कि तब से जब अजनबी उसकी ज़िंदगी में आया था। उसे अजनबी से डर लगता हो, लेकिन वो खुद को अजनबी के ख्याल से बिल्कुल जुदा नहीं कर पाती। ये भी अब मुमकिन नहीं था। वो अजनबी ही था जिसने उसके भीतर राज बाहर निकाल दिए थे, वो राज जिनके बारे में रिवाना भी नहीं जानती थी। रिवाना से ही छुपे हुए उस रिवाना के राज को अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती थी और ज़रूरत पड़ने पर हाथ भी उठा सकती थी। रिवाना फ्लैट पर पहुंची और नहा धोकर वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। तब तक नित्या और डैनी भी तैयार हो चुके थे। नित्या एक मशहूर स्टाइलिस्ट के साथ काम करती थी जिसकी इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान थी। किसी शो का रिहर्सल था और उसमें इंडस्ट्री के कुछ जाने माने फिल्म डायरेक्टर आने वाले थे, इसलिए डैनी भी नित्या के साथ जा रहा था। सच तो ये था कि नित्या ऐसी एक जगह काम करती थी जहां डैनी को प्रोफेशनल ब्रेक मिलने के मदद मिल सकती थी, और ये सच्चाई रिवाना और को दोनों से अलग कर देती थी। रिवाना आईटी में थी और अपने साथ डैनी को ऑफिस ले जाने में उसके पास कोई वजह नहीं थी। रिवाना ने डैनी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले डैनी को बेस्ट ऑफ लक जरूर कहा। ऑफिस से रिवाना ने डैनी को एक बार फिर फ़ोन नहीं किया, न डैनी की ओर से ही कोई फ़ोन या मैसेज आया। हालांकि डैनी काम पर होता है तो रिवाना को फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन आज उसके फ़ोन के न आने से रिवाना परेशान थी। 5 बार उसने डैनी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया था, लेकिन फिर किया नहीं। उसके भीतर बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई, लेकिन उसे मालूम नहीं चल पाया कि आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है। शाम को उसने अपने माँ को फ़ोन किया। हेलो मम्मा। मिनी, क्या हुआ? इस वक्त क्यों फ़ोन कर रही हो? सब ठीक है ना? क्यों, मैं वैसे ही फ़ोन नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तुम शाम को 8 बजे फ़ोन करती हो ना? रिवाना ने अगले 15 मिनट अपनी माँ से बात की। कई बार उसे डैनी के बारे में अपनी माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर खुद को ही रोक लेती। उम्र का एक मोड़ ऐसा भी आता है कि अपनी माँ से सब कुछ नहीं कह सकते, चाहे आप माँ से कितने ही करीब क्यों ना हो। बड़े होने के बाद आपको अपना जहर आप ही पीना पड़ता है। रिवाना ने सोचा, अब 23 साल की उम्र में क्या ये सच उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो अकेली पड़ गई है। रिवाना ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा दिन देखना पड़ेगा। शाम को रिवाना अपने फ्लैट में अकेली गई। अकेले ही रात का खाना खाया, क्योंकि डैनी बाहर ही था अभी, और नित्या कहाँ थी इस बात की परवाह रिवाना को न थी। डैनी ने रात 11 बजे के आसपास रिवाना को फ़ोन किया और बांद्रा के एक नाइट क्लब में आने को कहा। जैसे ही रिवाना अपनी तन्हाई से समझौता करने के लिए तैयार रही, उम्मीद में एक किरण दिखाई दी। रिवाना ने जल्दी से कपड़े बदले और कैब लेकर हाइप पहुंच गई। वहां देखा कि डैनी और नित्या उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कल नित्या का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि यहीं पर सेलिब्रेट कर लेते हैं, डैनी ने कहा। डैनी को तुरंत समझ में आ गया कि रिवाना को ये सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा है। नित्या ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और वहाँ से उठकर चली गई। नित्या के जाने के बाद डैनी रिवाना को समझाने की कोशिश करने लगा। बेबी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई, लेकिन मेरा यकीन करो, नित्या अगर सिंगल नहीं होती है और ख़ुदकुशी की कोशिश नहीं करती। रिवाना ने बाकी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। कोई बात नहीं डैनी, उसने कहा। सबने आधी रात को केक काटा। रिवाना ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाई। नित्या और डैनी की तस्वीर खींचती रही। जब फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो रिवाना ने नित्या से पूछा, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर सकती हूँ? रिवाना का गुस्सा आया, लेकिन उसने एक सख्त सी मुस्कान दी। दोनों डांस करते रहे और रिवाना के सर में हल्का सा दर्द शुरू हो गया। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर कर घर जाने का सोच रही थी कि उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। रिवाना भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रही थी और यह अनजान लड़का सही वक्त पर आया था। ऊपर से वो देखने में बहुत हैंडसम था। जब उस अनजान लड़के ने रिवाना से डांस करने के लिए कहा तो रिवाना मना नहीं कर पाई। वो ये भी उम्मीद कर रही थी किसी और लड़के के साथ रिवाना को डांस करते देख जलन के मारे डैनी नित्या को छोड़कर उसके पास आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डैनी ने उसे देखकर मुस्कुरा तो दिया, लेकिन नित्या के साथ डांस करता रहा। इसलिए जब उस अजनबी लड़के ने रिवाना से बाहर आकर साथ में टहलने को कहा तो रिवाना तुरंत राजी हो गई।
बाहर उस अनजान लड़के ने रिवाना को एक जादुई करिश्मा दिखाया। दूसरी ओर जाने का बहाना बनाकर वह भी सड़क के इस ओर तो कभी उस ओर सामने आता रहा। रिवाना हैरान परेशान खड़ी रही, ये सोचती हुई कि जादू था या कुछ और था। देखते ही देखते एक कार सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में उस अनजान लड़के की शक्ल का एक और लड़का था। सामने स्टीयरिंग व्हील पर बैठा और दूसरा पीछे बैठा था। इससे पहले कि रिवाना समझ पाती, लड़के ट्रिपलेट से। उस लड़के ने रिवाना को गाड़ी के अंदर धकेला। रिवाना गाड़ी के भीतर चिल्लाती रही, लेकिन स्टीरियो की आवाज़ तेज थी। उसकी चीख दब कर रह गई। वह हाथ पर फेंक रहे उन दरिंदों को आगे अपनी हिम्मत छोड़ रही थी, और अचानक उनकी गाड़ी तेज़ी से आवाज़ करते हुए रुक गई। तीनों लड़के गाड़ी से बाहर देखते रहे। ट्रिपलेट्स के चेहरे पीले पड़ गए, जबकि रिवाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके सामने एक जीप आकर रुक गई। जीप पर एक सायरन फ्लैश कर रहा था और दो पुलिस वाले जीप के बगल में खड़े थे। लड़के ने गाड़ी को वापस घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे मौजूद पुलिस ने गाड़ी उन्हें आगे बढ़ाने से रोक दिया। 4 पुलिस वाले ने आकर गाड़ी की खिड़की के शीशे पर खटखटाया। रिवाना को पकड़ कर बैठे लड़कों ने रिवाना को छोड़ दिया। रिवाना ने लड़कों को धक्का देते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गई। पुलिस वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया। इस बीच रिवाना चारों ओर घूमकर देखने की कोशिश करती रही कि कहीं अजनबी तो आसपास नहीं। आप ठीक है मैडम? एक पुलिस वाले ने पूछा। हाँ, आपको किसने बताया? रिवाना ने चारों ओर घूमकर देखते हुए सवाल पूछा। किसी हिया चौधरी ने, पुलिस वाले ने जवाब दिया। भाई सब क्या कहानी है, हिया चौधरी तो कब की मर चुकी है। ओ भाई, तो चैप्टर 5 यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस, मैंने हाफ ऑफ वीडियो बुक मतलब चैप्टर वाइज जो मैं डालता था, तो मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे का पूरा ऑडियो बुक डाल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग वो जाके सुने। एंड डार्क इंटेंशन का भी पूरा डाल दिया है, जिसका नाम मैंने रखा है द कामदेव। एंड स्ट्रेंजर सीरीज का फर्स्ट बुक भी मैंने पूरा एक फुल लेंथ बना के डाल दिया है, तो प्लीज़ वो भी सुने। पता है मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, लाइक रीच एकदम दबा हुआ है मेरे चैनल का। आई डोंट नो क्यों। एंड अब मन नहीं करता है बिना लाइक कैसे समझाऊँ कि मेहनत करते रहो और कुछ होना, इसलिए रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। बट ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस सीरीज़, और देखता हूँ कि यूट्यूब पे ऑनलाइन कैसे जाते हैं। सो मैं ऑनलाइन भी कर दिया करूँगा इसे, बट सॉरी लाइव कैसे जाते हैं। ओके, बाय बाय, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं।